इस गहन विश्लेषण में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ना, वो उन सभी लोगों की स्वाभाविक जिज्ञासा को जगाने वाला है जो जो इंसानी दिमाग की जटिलताओं और अदालती दांव-पेच को समझने में रुचि रखते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो सुनने वालों की आलोचनात्मक सोच यानी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक तरह से चुनौती देगा। हाँ, क्योंकि आज हम इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि अदालत के कटघरे में खड़े होकर जब कोई गवाह झूठी गवाही देता है, तो उस झूठ को आखिर कैसे तोड़ा जाता है। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही विशिष्ट है। एकदम सही कहा। हम साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर क्रॉस एग्जामिनिंग डिसेप्टिव विटनेसेस के कुछ बहुत ही अहम अंशों पर चर्चा करने वाले हैं। इस स्रोत में हाईकोर्ट प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी, रोहन तिवारी जी और अविनाश साहू जी ने भरण पोषण मतलब जो मेंटेनेंस के मामले होते हैं उनमें गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन पर बहुत गहरी चर्चा की है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा है क्योंकि यह हमें बताती है कि कैसे कानूनी दांव-पेच और मनोविज्ञान एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कोर्ट रूम के अंदर झूठ पकड़ना केवल किसी के चेहरे के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का खेल नहीं है। ये मनोविज्ञान और भारत के नए आपराधिक कानूनों का एक बेहद सटीक और रणनीतिक संगम है। एकदम सही। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे हमेशा से लगता था, मतलब अक्सर हम फिल्मों में या टीवी शोज में देखते हैं ना, कि एक वकील अचानक से जोर से मेज थपथपाता है, गवाह पर चिल्लाता है और गवाह एकदम से रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लेता है। हाँ, वो बहुत ही ड्रामेटिक होता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो असल जिंदगी की अदालतें इस तरह के ड्रामे से नहीं चलती। वहां का माहौल बहुत शांत होता है, लेकिन दिमागी स्तर पर एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा होता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि एक कुशल वकील कभी भी केवल अपने अंतर्ज्ञान या बस यूं ही गट फीलिंग पर निर्भर नहीं रहता। वो एक बहुत ही ठोस कानूनी ढांचे के भीतर काम करते हुए मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। हमारी न्याय व्यवस्था को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि वो इंसानी फितरत की कमजोरियों को पकड़ सके। और यहीं पर भारत के नए कानूनों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे हम संक्षेप में BSA भी कहते हैं। जी, BSA का आना एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चूंकि हमारे श्रोता अदालती प्रक्रियाओं की बुनियादी बातों से परिचित हैं, हम सीधे इस बात पर आते हैं कि ये कानून वकीलों को असल में क्या शक्तियां देते हैं। BSA की धारा 137 और 138 अदालती पूछताछ का क्रम तय करती हैं, मतलब मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। सही कहा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का असली मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह से परखना है। धारा 146 और 155 वकीलों को गवाह की सत्यता, उसकी पहचान और उसके चरित्र को सीधे चुनौती देने का अधिकार देती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये धाराओं का जो संयोजन है वो एक तरह से वकील को गवाह के दिमाग के भीतर घुसने का कानूनी लाइसेंस देने जैसा है। कानूनी लाइसेंस मतलब एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह। एग्जैक्टली। इस कानूनी लाइसेंस का इस्तेमाल कैसे होता है ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, धारा 146 कोई सामान्य नियम नहीं है। जब कोई गवाह कटघरे में आता है तो वो अपनी कहानी को लेकर बहुत आश्वस्त होता है, उसने सब रटा होता है। हाँ, वो पूरी तैयारी के साथ आता है। बिल्कुल। लेकिन जब वकील धारा 146 के तहत उसके चरित्र और सत्यता को परखने वाले एकदम तीखे सवाल दागना शुरू करता है तो गवाह का वो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। और फिर धारा 155 इस प्रहार को एक कदम और आगे ले जाती है। वो कैसे? धारा 155 के तहत गवाह की विश्वसनीयता को सीधे तौर पर अविश्वसनीय साबित करने का आधार तैयार किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि पता लगाओ घटना क्या थी, वो ये भी कहता है कि ये पता लगाओ कि जो व्यक्ति घटना बता रहा है क्या वो सच बोलने के लायक भी है या नहीं। क्या बात है, ये रणनीति तो बहुत ही गहरी है। और इसी रणनीति का जो सबसे शानदार पहलू हमारी स्रोत सामग्री में सामने आया वो है जिसे विरोधाभास का जाल या ट्रैप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। जी, ट्रैप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी ने अपने अनुभवों से जो साझा किया है वो सच में यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक गवाह अपने ही बुने हुए जाल में कैसे फंस जाता है।
कागजों और पुराने बयानों का इस्तेमाल गवाह के खिलाफ एक बिछाई गई बिसात की तरह किया जाता है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। तो ये बिसात आखिर बिछाई कैसे जाती है? इस बिसात को बिछाने के लिए बीएसए की धारा 145 का इस्तेमाल किया जाता है। ये धारा यह अनुमति देती है कि गवाह ने अतीत में जो कुछ भी लिखित रूप में कहा है, जैसे कोई पुराना पुलिस बयान हो या कोई दस्तावेज, उसका इस्तेमाल करके गवाह के आज के बयान में विरोधाभास साबित किया जाए। एक उदाहरण से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे स्रोत सामग्री में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के मामलों का जिक्र था। हाँ, वही भरण पोषण का बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि अदालत में एक पति पूरे आत्मविश्वास के साथ गवाही दे रहा है कि उसकी कोई आमदनी नहीं है, उसका व्यापार ठप हो चुका है और वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। मतलब वो अदालत के सामने खुद को बेहद गरीब साबित करने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। और यहीं पर नए कानूनों का जो डिजिटल प्रभाव है वो सामने आता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि BNSS ने साक्ष्य के रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया और विशेष रूप से डिजिटल साक्ष्य के उपयोग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कर दिया है। बिल्कुल। अब उसी पति के मामले को लें जो खुद को दिवालिया बता रहा है। वकील के पास BNSS के प्रावधानों के तहत जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पहले से मौजूद हैं। जैसे कि उसके बैंक स्टेटमेंट या UPI ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री। हाँ, या उसकी सोशल मीडिया पोस्ट का सर्टिफाइड रिकॉर्ड। तो होता यह है कि वकील अचानक से एक डिजिटल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखता है जिसमें उस पति ने पिछले ही महीने किसी लग्जरी रिसॉर्ट में लाखों रुपए का भुगतान किया है। ओह, ये तो पूरा गेम चेंजर हो गया। यही वो क्षण है जहां विरोधाभास का जाल गवाह पर पूरी तरह से कस जाता है। वकील उस डिजिटल फुटप्रिंट को सामने रखकर गवाह से पूछता है कि अगर आपकी कोई आमदनी नहीं है तो पिछले महीने इस लग्जरी रिसॉर्ट का बिल किसने भरा है? और गवाह के पास कोई जवाब नहीं होता? बिल्कुल नहीं। पहले के समय में कागजों में हेरफेर करना या अपनी बात से मुकर जाना शायद थोड़ा आसान रहा होगा, लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज का एक डिजिटल फुटप्रिंट है, झूठ पकड़ना बहुत वैज्ञानिक हो गया है। जब एक पुराना डिजिटल रिकॉर्ड और गवाह का ताजा बयान आमने सामने टकराते हैं तो गवाह के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यानी अदालत में वो व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास साइकिल में हवा भरवाने के पैसे नहीं हैं और डिजिटल फुटप्रिंट बता रहा है कि वो छुट्टियों पर लाखों खर्च कर रहा है। एग्जैक्टली। ये तो हुई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात। लेकिन दस्तावेजों के अलावा एक और मोर्चा है जिस पर ये पूरी लड़ाई लड़ी जाती है, और वो है इंसानी दिमाग। वकीलों द्वारा कोर्टरूम में खेले जाने वाले इन मनोवैज्ञानिक माइंड गेम्स के बारे में स्रोत सामग्री में जो खुलासे हुए हैं वे मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करते हैं। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे दिमाग के काम करने के तरीके को ही गवाह के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी और अविनाश साहू जी ने इस परिचर्चा में कुछ बेहद विशिष्ट मनोवैज्ञानिक तकनीकों का गहराई से विश्लेषण किया है, और मुझे लगता है इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी तकनीक है वो है उल्टे क्रम में घटना पूछना, जिसे रिवर्स क्रोनोलॉजी कहते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजी के पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। इसे समझने के लिए हमें संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड के सिद्धांत को देखना होगा। कॉग्निटिव लोड, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो वह अपनी वास्तविक याददाश्त के आधार पर चीजें बता रहा होता है, उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई झूठा गवाह अदालत में आता है तो वो एक गढ़ी हुई कहानी लेकर आता है। उसने उस कहानी को एक सीधे क्रम में रटा होता है कि पहले ये हुआ, फिर वो हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ। कहानी गढ़ने और उसे याद रखने में दिमाग को पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, तो उसका कॉग्निटिव लोड पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और जब एक कुशल वकील अचानक गवाह से कहता है कि ठीक है, आपने जो बताया वो समझ आ गया, लेकिन अब इस घटना को पीछे से आगे की तरफ बताइए, मतलब उल्टे क्रम में बताइए, तो गवाह की दिमाग पर ये जो दबाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। गवाह ने कहानी को सीधे क्रम में तो रटा था, लेकिन उल्टे क्रम में नहीं। दिमागी रूप से ये उसके लिए एक बाहरी झटके जैसा होता है। तो ऐसे में क्या होता है? क्या वो हकलाने लगता है? हाँ, कहानी के तार टूटने लगते हैं। गवाह हकलाने लगता है या फिर वो कोई ऐसी बात बोल जाता है जो उसकी ही गढ़ी हुई कहानी के एकदम खिलाफ होती है। इंसान का दिमाग एक साथ कई परतों पर झूठ गढ़ने के लिए नहीं बना है। रिवर्स क्रोनोलॉजी उस दिमागी क्षमता को उसकी बिल्कुल सीमा तक धकेल देती है।
ये तो सच में बहुत ही पावरफुल तरीका है। और मैंने पढ़ा कि इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक तकनीक इस्तेमाल की जाती है, सूक्ष्म विवरणों पर प्रश्न करना, या जिसे हम माइक्रो डिटेल्स खोजना कहते हैं। हाँ, ये भी बहुत अहम है। झूठी कहानी बनाते समय गवाह हमेशा मुख्य घटना पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। जैसे वो सोचेगा कि मैं कहूंगा कि हमारा जो विवाद है वो रात 8 बजे शुरू हुआ। बिल्कुल। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि उस समय कमरे की लाइट जल रही थी या नहीं, या बाहर से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आ रही थी या नहीं। जब वकील अचानक ये माइक्रो डिटेल्स पूछता है तो गवाह का दिमाग सुन पड़ जाता है। ये बहुत ही प्रभावी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई गवाह बहुत ही शातिर है, उसने अपनी झूठी कहानी को हर एंगल से रट लिया है, सीधे भी और उल्टे क्रम में भी, और उसने कुछ बारीक डिटेल्स भी पहले से तैयार कर ली हैं। ऐसे अति तैयार गवाह को तोड़ने के लिए वकील आखिर कौन सा तरीका अपनाते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। ऐसे शातिर गवाहों के लिए ही लीडिंग क्वेश्चंस, या जिन्हें हम हाँ या ना वाले प्रश्न कहते हैं, उनकी रणनीति बनाई गई है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? देखिए, जब कोई गवाह बहुत अधिक तैयार होता है तो वो चाहता है कि उसे बोलने का मौका मिले, ताकि वो अपनी घड़ी हुई कहानी को अदालत में पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश कर सके। वो चाहता है कि वो अपनी बात विस्तार से समझाएं। लेकिन एक चतुर वकील ऐसे गवाह को विस्तार से बोलने का मौका ही नहीं देता। वो सवालों को इस तरह से फ्रेम करता है कि गवाह को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़े। जैसे कि क्या ये सच नहीं है कि आप 10 तारीख को बैंक गए थे, हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसे सवालों से गवाह का दिमाग एक पिंजरे में कैद होने जैसा महसूस करता है। तो गवाह को अपनी बात रखने या स्पष्टीकरण देने की कोई जगह ही नहीं मिलती। वो अपनी उस लंबी चौड़ी कहानी को सुना ही नहीं पाता जिसे वो इतने दिनों से रट रहा था। एकदम सही। और जब गवाह लगातार हाँ या ना में बंध जाता है तो वकील उसे उस मुकाम पर ले आता है जिसे टकराव या कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। कन्फ्रंटेशन मतलब इन सभी मनोवैज्ञानिक तकनीकों को कानूनी धाराओं के साथ मिला देना। हाँ, रिवर्स क्रोनोलॉजी, माइक्रो डिटेल्स और लीडिंग क्वेश्चंस, इन सबको बीएसए और बीएनएसएस के प्रावधानों के साथ मिला दिया जाता है। गवाह के मुंह से अभी अभी निकले शब्दों को उसके पुराने लिखित या डिजिटल बयानों से सीधा टकरा दिया जाता है। थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लग रहा है, जहां अंत में सच सामने आ ही जाता है और झूठ का जो महल है वो एक झटके में ढह जाता है। ये एक बहुत ही तगड़ा मनोवैज्ञानिक और कानूनी प्रहार होता है। लेकिन एक मिनट, इस कहानी का अंत केवल झूठ पकड़े जाने पर तो नहीं होता होगा ना? मान लीजिए एक गवाह अपनी रटी लटाई कहानी के साथ अदालत में आया, मनोवैज्ञानिक हथकंडों और डिजिटल साक्ष्यों के चक्रव्यूह में उसका झूठ अदालत के सामने साबित भी हो गया, तो अब क्या? मतलब अदालत में झूठ बोलना कोई छोटी मोटी भूल तो नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस ने इस विषय पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। क्या आप श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। पहले इस तरह के अपराध भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 191 और 193 के तहत आते थे, लेकिन अब बीएनएस की धारा 227 और धारा 228 के तहत यह एक गंभीर दंडनीय अपराध है। तो धारा 227 असल में क्या कहती है? धारा 227 जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने, या जिसे हम पर्जरी कहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, और धारा 228 इसके लिए सजा मुकर्रर करती है। अदालत के कटघरे में झूठ बोलना न्याय प्रणाली का सीधा अपमान माना जाता है और इसे अब बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। यानी जो गवाह मेंटेनेंस केस में अपनी आमदनी छिपाने के लिए झूठ बोल रहा था, वो केवल वो केस ही नहीं हारता, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े कानूनी संकट में फंस जाता है, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, उसे जेल हो सकती है। ये सख्ती इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों के मन में कानून के प्रति सम्मान और एक जरूरी डर बना रहे। अदालत का समय और न्याय की प्रक्रिया बहुत मूल्यवान है। अगर कोई व्यक्ति इसे गुमराह करने की कोशिश करता है तो नए आपराधिक कानून उसे बख्शते नहीं हैं। ये बात तो स्रोत सामग्री भी बहुत स्पष्ट करती है कि वकीलों का काम केवल सच्चाई को सामने लाना नहीं है, बल्कि झूठे गवाहों को इस तरह बेनकाब करना है कि अदालत उनके खिलाफ धारा 227 के तहत दंडात्मक कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, उनका मकसद सिस्टम को क्लीन रखना भी है। ये पूरा विश्लेषण वास्तव में ये दिखाता है कि हमारी न्याय प्रणाली ने समय के साथ खुद को कितना अपग्रेड किया है। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बहुत स्पष्ट है कि नई कानूनी संहिताओं ने एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार कर दिया है। हाँ,
चाहे वो साक्ष्य को सुव्यवस्थित करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS हो, या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन को और धारदार बनाने वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA हो, या झूठी गवाही पर सख्त सजा तय करने वाली भारतीय न्याय संहिता यानी BNS हो। इन्होंने मिलकर एक ऐसा अभेद्य ढांचा तैयार किया है कि जब इसे मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के साथ मिला दिया जाता है तो अदालत में झूठ को छिपाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। और इस बेहतरीन ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमें अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, अमन बाजपेयी जी, रोहन तिवारी जी और अविनाश साहू जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने इस जटिल प्रक्रिया की परतों को इतनी बारीकी से समझाया है। बिल्कुल, ये समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कितने गहरे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी अदालतें केवल हवाई दावों पर नहीं चलती, वे सबूतों की वैज्ञानिक जांच और गवाहों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर चलती हैं। एकदम सही बात है। और इसी के साथ श्रोताओं, हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में घूम रहा था, और ये एक अलग ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। वो क्या विचार है? देखिए, मनोविज्ञान खुद ये कहता है कि इंसान की याददाश्त स्वाभाविक रूप से बहुत कमज़ोर होती है। समय के साथ हमारी यादें धुंधली हो जाती हैं या बदल जाती हैं। हमने अभी जिन मनोवैज्ञानिक तकनीकों की चर्चा की, जैसे अचानक से घटना को उल्टे क्रम में पूछना या महीनों पुरानी घटना के सूक्ष्म विवरण मांगना, ये तकनीकें इतनी शक्तिशाली हैं कि भारी संज्ञानात्मक दबाव के कारण ये किसी भी सच्चे इंसान को भी भ्रमित कर सकती हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। कानून और मनोविज्ञान के बीच का ये जो दायरा है वो सच में बहुत नाजुक है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इंसान की याददाश्त स्वाभाविक रूप से कमजोर है और ये मनोवैज्ञानिक तकनीकें किसी भी इंसान को भ्रमित करने में इतनी सक्षम है, तो एक अदालत ये कैसे सुनिश्चित करती है कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति जानबूझकर धारा 227 के तहत झूठी गवाही दे रहा है, या वो महज वकीलों के मनोवैज्ञानिक दबाव और अपनी याददाश्त के धोखे का शिकार हो रहा है? ये वाकई ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी श्रोताओं को खुद से मनन करना चाहिए। इस बात पर विचार करें कि न्याय प्रणाली इस बहुत ही बारीक अंतर को कैसे पहचानती होगी। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में किसी और नए और दिलचस्प विषय के साथ।